हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राखी मिटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जीडीबी गर्ल्स कॉलेज कोटा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 यूनिट सेकंड, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में मैंने आपको लास्ट कार्नोट साइकिल के बारे में बताया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा उत्क्रमणीय चक्र के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिवर्सिबल साइकिल। कार्नोट चक्र की जो आपने लास्ट में पढ़ा था उसकी एक स्पेशलिटी है कि यह एक उत्क्रमणीय चक्र है। उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम में चक्र के पूर्ण होने पर अथवा इंजन के एक बार अग्र दिशा में तथा एक बार विपरीत दिशा में कार्य करने पे परिपार्श्विक अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि तंत्र में उपस्थित पदार्थ, ऊष्मा भंडार आदि अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। चक्र के विपरीत दिशा में चलने अथवा इंजन के विपरीत दिशा में कार्य करने पे शुद्ध कार्य और ऊष्मा के परिणाम में कोई अंतर नहीं आता, परंतु उनके चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। यही उत्क्रमणीय चक्र की अभिलक्षण कहलाते हैं। जैसे कि अग्र दिशा है तो Q और Q2 और माइनस Q1 होगा, और यदि विपरीत दिशा है तो माइनस Q2 प्लस Q1 होगा। तो यदि अग्र दिशा में संबंध होगा Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 प्लस माइनस Q1, और विपरीत दिशा में हो जाएगा माइनस Q इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1। शाश्वत गति मशीन, प्रेसिप्चुअल मोशन मशीन। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के संरक्षण का नियम है, अर्थात कोई जितना कार्य करता है उसे उसके तुल्य ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि हम ऐसी मशीन बनाना चाहें जो ऊष्मा तथा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा व्यय किए बिना सतत रूप से कार्य करती रहे, तो इस प्रकार की मशीन को शाश्वत गति मशीन कहते हैं, जिसे रियलिटी में बनाना पॉसिबल नहीं है। कार्नो के उत्क्रमणीय इंजन के आधार पर केल्विन द्वारा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की परिभाषा दी गई। इससे निष्कर्ष निकलता है कि एक ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो कि एक ही स्रोत से ऊष्मा एब्जॉर्ब करके सतत रूप से कार्य करे। इस प्रकार मशीन द्वितीय प्रकार की शाश्वत गति मशीन कहलाती है, और द्वितीय प्रकार की शाश्वत गति मशीन बनाना भी असंभव है। मान लीजिए इस प्रकार की मशीन संभव है। इसका अर्थ है कि एक ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो उच्च ताप T2 के स्रोत से Q2 ऊष्मा एब्जॉर्ब करती है और निम्न ताप T1 के सिंक को कुछ ऊष्मा दे देती है और बिना संपूर्ण ऊष्मा कार्य में रूपांतरित कर देती है। इस मशीन द्वारा उत्पन्न कार्य का उपयोग एक रेफ्रिजरेटर को चलाने में किया जाता है। कार्नो इंजन स्रोत से Q2 ऊष्मा अवशोषित करके उसे कार्य में परिवर्तित करता है। यह कार्य W रेफ्रिजरेटर पर किया जाता है। रेफ्रिजरेटर सिंक से Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है और उस पर W कार्य किया जाता है। वह Q1 प्लस Q2 ऊष्मा स्रोत को स्थानांतरित करता है। परिणाम स्वरूप कार्नो इंजन एवं रेफ्रिजरेटर का युग निम्न ताप से सिंक के Q1 ऊष्मा अवशोषित करके उच्च ताप के स्रोत को दे रहा है, जो कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के विरुद्ध है। अतः द्वितीय प्रकार की शाश्वत गति है उसे बनाना असंभव है। कार्नोट थ्योरम, कार्नोट साइकिल पढ़ा था आपने, अब हम पढ़ेंगे कार्नोट थ्योरम। स्रोत तथा सिंक के समान तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। कार्नोट प्रमेय के अनुसार कार्यकारी द्रव चाहे कोई भी लीजिए आप, कोई भी कार्यकारी द्रव आपने लिया है, यदि स्रोत और सिंक का दो ताप समान है तो उनके बीच में जितने भी इंजन कार्य करेंगे उनकी दक्षता समान होगी। इसको सिद्ध करने के लिए माना कि दो उत्क्रमणीय इंजन ए और बी दे रखे हैं आपको, और जो कि स्रोत व सिंक के समान ताप T1 के बीच कार्य करते हैं। दोनों इंजनों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि एक सामान्य कार्नो चक्र के आधार पर ए अग्र दिशा में तथा बी विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह व्यवस्था आपको बिल्कुल डायग्राम में लग रही है। माना कि इंजन ए की दक्षता ईटा ए है और बी की दक्षता ईटा बी है, अर्थात ईटा ए इज ग्रेटर देन ईटा बी। इंजन ए स्रोत से T1 से Q2 ऊष्मा एब्जॉर्ब करता है। ऊष्मा के एक अंश को कार्य में परिवर्तित करके माइनस Q2 माइनस W ऊष्मा सिंक को विसर्जित करता है। इंजन बी पर चूंकि विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है, अतः रेफ्रिजरेटर के समान कार्य करता है। इस प्रकार इंजन बी सिंक से Q2 माइनस W ऊष्मा अवशोषित करता है और उस पर माइनस W डैश कार्य किया जाता है तथा Q2 ऊष्मा स्रोत को विसर्जित की जाती है। चूँकि इंजन ए अधिक दक्ष माना गया है,
अतः W इज लेस देन W डैश होगा। चूंकि इंजन A अधिक दक्ष माना है अतः W इज लेस ग्रेटर देन W डैश होगा, अर्थात इंजन B अवशोषित ऊष्मा के कम भाग में परिवर्तित करेगा। तो Q2 माइनस W डैश इज ग्रेटर देन Q2 माइनस W। इसका अर्थ यह है कि इंजन A जितनी ऊष्मा सिंक में विसर्जित करता है उससे अधिक ऊष्मा इंजन B सिंक से अवशोषित करता है। इस प्रकार दोनों इंजनों का युग्म कुल मिलाकर W माइनस W डैश ऊष्मा सिंक से अवशोषित करके संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देता है। यह बात ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के विरुद्ध है। यदि ऐसा संभव हो तो हम समुद्र अथवा वायुमंडल से ऊष्मा अवशोषित करके लगातार कार्य में परिवर्तित कर सकते थे। अतः पूर्व में माना गया कि ईटा ए इज ग्रेटर देन ईटा बी सही नहीं है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ईटा ए इज इक्वल टू ईटा बी, अर्थात समान तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। कार्नोट रेफ्रिजरेटर, आपने कार्नोट प्रमेय पढ़ी, कार्नोट साइकिल लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कार्नोट चक्र पूर्णतया रिवर्सिबल होता है। यदि इस चक्र को इंजन के समान माना जाए तो पूर्व में बताए अनुसार यह गर्म स्रोत T2 से Q2 ऊष्मा एब्जॉर्ब करता है। कुछ ऊष्मा कार्य में परिवर्तित होती है और बची ऊष्मा Q1 ठंडे सिंक T1 को स्थानांतरित कर देता है। यदि इंजन प्रतिप दिशा में कार्य करे तो कार्नोट चक्र की प्रक्रिया विपरीत दिशा में होगी। इस प्रकार इंजन ठंडे सिंक T1 से Q1 ऊष्मा एब्जॉर्ब करेगा और इंजन पर बाहरी कार्य W करना होगा तथा यह गर्म स्रोत T2 को Q2 ऊष्मा स्थानांतरित करेगा। अतः प्रतिप दिशा में यह इंजन रेफ्रिजरेटर के समान कार्य करेगा, अर्थात यह ऊष्मा ठंडे सिंक से लेकर गर्म स्रोत को स्थानांतरित करेगा। इंजन और रेफ्रिजरेटर के बीच में जो कार्य है वो तो ये तो था कार्नोट साइकिल, ठीक है, और ये है आपका कार्नोट रेफ्रिजरेटर। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक कैसे निकालेंगे। इंजन पर किए गए कार्य तथा निम्न ताप के सिंक से अवशोषित ऊष्मा का अनुपात रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक कहलाता है। यदि कार्य गुणांक को एप्सिलॉन से व्यक्त करें तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू इंजन पर किए गए कार्य तथा सिंक से अवशोषित ऊष्मा, या एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q1 अपॉन माइनस W, या W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, या माइनस W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, या एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1, या Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस T1, या एप्सिलॉन इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस T1। इस अभिक्रिया से स्पष्ट है, समीकरण से स्पष्ट है कि यदि सिंक का ताप घटता है तो कार्य गुणांक का मान तेजी से घटता है। ताप का ऊष्मागतिकी अथवा केल्विन मापक्रम, थर्मोडायनेमिक्स और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। सामान्य अनुभाविक माप तापक्रम कार्यकारी पदार्थ और उसके गुणों पर निर्भर करता है, अर्थात ताप के बढ़ने पर पारे में प्रसार, प्लेटिनम के प्रतिरोध में परिवर्तन आदि होता है। लेकिन कार्नोट सिद्धांत के अनुसार स्रोत तथा सिंक के समान तापों के दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता समान होती है। कार्यकारी पदार्थ कोई भी लिया जाए, अर्थात समान ताप सीमाओं के बीच चक्रों में प्रचलित सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता बराबर होती है। इस आधार पर लॉर्ड केल्विन ने 1848 में बताया कि ऊष्मागतिकी प्राप्तक्रम के बारे में बताया। इसके अनुसार भंडार का ताप उत्क्रमणीय चक्र में ऊष्मा की मात्रा जो इसे दी जाती है या इसमें से निकाली जाती है के समानुपाती होता है। माना कि उच्च ताप θ2 पर अवशोषित ऊष्मा Q2 है और निम्न ताप θ1 पर दी गई ऊष्मा Q1 है। तो θ1 और θ2 आर्बिट्री स्केल पर ताप का मापन है। तो दक्षता ईटा इज इक्वल टू हो गया W अपॉन Q2, या Q1 प्लस Q2 अपॉन Q2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ θ1 θ2, जहाँ पर फंक्शन किसी स्वेच्छ मापक्रम पर निम्न व उच्च ताप का फलन है। फंक्शन ऑफ θ1 θ2 माइनस 1 इज इक्वल टू F θ1 θ2, जहाँ पर F θ1 और θ2 के लिए F के अलावा दूसरा फलन है। कार्नोट इंजन जो तापक्रम θ1 θ2 θ3 के मध्य कार्य कर रहा है वो इस ताप पर ऊष्मा का विचलन क्रमशः Q1 Q2 Q3 है। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू हो गया F θ1 अपॉन θ2, या Q2 अपॉन Q3 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ
थीटा टू थीटा थ्री, या Q1 अपॉन Q3 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा वन थीटा थ्री। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Q1 अपॉन Q3 इज इक्वल टू आएगा फंक्शन ऑफ थीटा वन थीटा टू फंक्शन ऑफ थीटा टू थीटा थ्री। फंक्शन ऑफ थीटा वन थीटा टू और फंक्शन ऑफ थीटा टू थीटा थ्री बराबर है आपके फंक्शन ऑफ थीटा वन थीटा थ्री। इस समीकरण के दाईं ओर थीटा टू नहीं है जबकि बाईं ओर थीटा टू है, तो दाईं ओर से हटाने के लिए हम फंक्शन को इस प्रकार से लिखते हैं, फंक्शन ऑफ थीटा वन थीटा टू इज इक्वल टू फाइव थीटा वन अपॉन फाइव थीटा टू, या फंक्शन ऑफ थीटा वन थीटा थ्री इज इक्वल टू हो गया फाइव थीटा वन अपॉन थीटा थ्री। इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ से फाइव टू से और फाइव टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट मीन्स Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू फाइव थीटा वन अपॉन फाइव थीटा टू। जहाँ पर T1 और T2 ऊष्मागति मापक्रम पर या केल्विन ताप मापक्रम पर ताप है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। केल्विन मापक्रम में किन्हीं दो तापों का अनुपात इन दो तापों के मध्य कार्य करने वाली उत्क्रमणीय इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा और निकाली गई ऊष्मा के अनुपात के बराबर होता है। तो चक्र की दक्षता ईटा इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 अब प्लस Q1 प्लस Q2 अपॉन Q2, या T2 माइनस T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस T1 अपॉन T2। यदि T1 इज इक्वल टू 0 है तो किसी प्रक्रम की दक्षता 1 हो सकती है। ताप जिस पर दक्षता इकाई हो अर्थात इंजन पूर्णतः कार्य योग्य हो तथा T1 इज इक्वल टू 0 और ईटा इज इक्वल टू 1 हो। इस प्रकार परम मापक्रम का शून्य सिंक का ताप है जिस पर कोई ऊष्मा नहीं दी जाती है तथा स्रोत से सभी ली गई ऊष्मा उत्क्रमणीय इंजन द्वारा पूर्ण कार्य में परिवर्तित हो जाती है। इसे हम परम शून्य कहते हैं। परम शून्य से नीचे के ताप पर ऊष्मा से अधिक ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है जो संभव नहीं है, अर्थात अवशोषित ऊष्मा से अधिक ऊष्मा कार्य में परिणित हो रही है जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुरूप नहीं है। अतः आदर्श गैस का मापक्रम शून्य और ऊष्मागतिकी मापक्रम शून्य समान है। वर्तमान में ऊष्मागतिकी मापक्रम जल के थिक बिंदु पर आधारित है। थिक बिंदु उस ताप को प्रदर्शित करता है जिस पर बर्फ जल और वाष्प तीनों साम्यावस्था में हो। यह ताप 273.16 केल्विन है। माना कि यह ताप T1 है और उस ताप पर विनिमय ऊष्मा Q2 73.16 है। अन्य ताप T2 और उस पर विनिमय ऊष्मा Q2 को समीकरण के अनुसार व्यक्त किया जा सकता है। T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1, या T2 अपॉन 273.16 इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q 273.16। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप इन्हें एक बार ट्राई कीजिए। सिंक का ताप कार्नो, इसमें कई बार आपको कुछ न्यूमेरिकल से पूछे जा सकते हैं, और कार्नो ट्रेफिसिटर के बारे में आज हमने बात की। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।